तो मेरे पास में ना तो मोबाइल फ़ोन था ना कुछ और था। तो दोस्त मेरे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं बाहर निकला वहाँ से, तो निकलने वाला था, इंटरव्यू का फाइनल फेज चल रहा था, तो पैनल ने कहा कि मिस्टर मीना, देयर इज़ अ बिग थिंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। यही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा समय नहीं था, शायद अगली बार, शायद अगली बार, और ऐसे करते करते इतना समय लग गया। प्रीलिम्स का देखते हैं हम लोग, कई टाइम से देख रहे हैं, हर साल यूपीएससी अपने पैटर्न को बदल रही है। पिछले जैसे सी सेट जो जहाँ पे हिंदी मीडियम और जो भी इंग्लिश मीडियम के, इतने पहले कम से कम 60,000 लोग सेलेक्ट क्वालिफाई कर पाते थे, और अभी आप देख रहे हो कम से कम बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स की क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? से अटेम्प्ट ने से बार प्रीलिम्स आपने निकाल दिया, क्या ऐसी आपने अलग स्ट्रेटजी? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। पिछले कई टाइम से हम लोग यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, और भी इससे पहले आपने देखा एसएससी टॉपर्स के साथ, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम लोग स्टूडेंट्स व्यू की टीम आप सभी के लिए प्रयास कर रही है कि आप सबको किस प्रकार हेल्प मिले मटेरियल के लिए, और किस प्रकार आप स्ट्रेटजी जान सकें, उनकी बुक लिस्ट जान सकें, उनकी ओवरऑल जर्नी जान सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सर हैं, और जिनका 6 अटैम्प्ट था और उन्होंने 6 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए, और इनकी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी के बारे में आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम अमर मीना है, और मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग बीए में की है। जी सर। और जी सर, कब से आपने यूपीएससी की तैयारी आपने स्टार्ट की सर? दरअसल मैंने मेरी तैयारी 2016 के आखिर से स्टार्ट कर दी थी, और अभी आधी जर्नी लगभग 2022 में जाके ख़त्म हुई है। तो सर, इस जर्नी में आपने जैसे 6 अटेम्प्ट में 6 बार आपने मेंस लेके और 6 बार इंटरव्यू दिए, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आखिर होगा या नहीं? इससे पहले इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले 5 अटेम्प्ट में कभी आपको ऐसा लगेगा कैसे होगा, यूपीएससी इतनी बड़ी जर्नी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा लगा सर? दरअसल मुझे सोचने का कभी इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि हर बार एक जो साइकिल, विशेष साइकिल ऑफ सिविल सर्विसेज है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें मैं एंगेज रहा। और देखा जाए डर की, तो डर एक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई धरती पे शख्स होगा जिसको डर नहीं लगता हो। तो अनसर्टिनिटी हमेशा रहती है, पर बात क्या होती है, आप अपने फियर्स को, अपने जो भी डर होते हैं उनको ओवरकम करते हो, और अपनी एक जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखते हो, और अपना जो हार्ड वर्क और ऑप्टिमिज़म है उसको कभी भी डर पे हावी नहीं होने, डर को उस पर कभी भी हावी नहीं होने देते हैं। तो यही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा समय नहीं था, शायद अगली बार, शायद अगली बार, और ऐसे करते करते इतना समय लग गया। सर, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी को सर जब स्टार्ट करते हैं बहुत सारी दिक्कत आती है सर। तो जब आपने स्टार्ट किया 2000, आपने ऑफ कैमरा मुझे बात बताई 2016 से, मतलब लगभग 2016 या 17 के टाइम आपने स्टार्ट की, तब सर कोचिंग ली या फिर एकदम सेल्फ स्टडी की? क्या कैसे सोर्स फॉलो की, धीरे धीरे कैसे इतने अटैम्प्ट हुए और आखिर इंटरव्यू दिया और आखिर आज सिलेक्शन हो पाए सर? दरअसल अगर देखा जाए कोचिंग की, तो एक प्रकार से मैंने कोचिंग नहीं ली, कहने को मैंने एनरोल किया था किसी कोचिंग में, पर वहाँ मुझे काफ़ी ठीक नहीं लगा, और तो फिर मैंने विड्रॉ कर लिया अपना एडमिशन, और फिर सेल्फ स्टडी ही मैंने कंटिन्यू किया उसके बाद से। ओके सर, सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी की सर? सेल्फ स्टडी से तो पहली चीज़ तो ये थी कि बेस मटेरियल, जैसे कि बहुत ही पॉपुलरली अगर आप देखो कि सभी कोचिंग्स हों, अदरवाइज और टॉपर्स हों, तो सभी का ये कहना रहता है कि आप एनसीईआरटी और अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। तो प्राइमरी जो फोकस था वो था कि एनसीईआरटी और फंडामेंटल्स जो होते हैं हमारे, तो उन्हीं पे फोकस रहा। साथ के साथ मैंने सिलेबस यूपीएससी का एक तरफ रखा, और जो टॉपिक्स इन जनरल वैसे कवर हो जाते हैं एनसीईआरटी से, मैक्सिमम टॉपिक्स। अगर कोई 2-4 चीज़ें हैं जो रह गई हैं स्टैटिक नोट्स में, तो वो आप इंटरनेट के थ्रू उसको कवर अप कर सकते हो, जो गैप्स रह गए हैं बीच में। ओके सर, जैसे प्रीलिम्स का देखते हैं हम लोग, कई टाइम से देख रहे हैं, हर साल यूपीएससी अपने पैटर्न को बदल रही है। पिछले जैसे सी सेट जो जहाँ पे हिंदी मीडियम और जो भी इंग्लिश मीडियम के, इतने पहले कम से कम 60,000 लोग सेलेक्ट क्वालिफाई कर पाते थे, और अभी आप देख रहे हो कम से कम बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स की क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? से अटेम्प्ट ने से बार प्रीलिम्स आपने निकाल दिया, क्या ऐसी आपने अलग स्ट्रेटजी बनाई सर? जी हाँ, जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो काफ़ी अनसर्टेन था
कि किस तरीके से एग्ज़ाम रहेगा, किस तरीके से नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे सिविल सर्विसेज के जो पैटर्न चेंज हुए हैं 2015, 16 एंड 17 से, एक वो ट्रांजिशनल फेज़ था। उस समय करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते थे, बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम भी अपने आप को इवॉल्व करता है। तो दरअसल आप देखोगे जो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो उन टॉपिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। टॉपिक आज भी वही हैं, जिन थीम्स से क्वेश्चन आते थे आज भी उन्हीं थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम एक फंडामेंटल मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि हम यूपीएससी को आप मेमोरी से अगर डिफीट करना चाहते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। बहरहाल अगर आप देखो, आपके फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, दूसरा आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। अगर अब कोई पेपर टफ भी आता है तो रिलेटिवली कट ऑफ भी उतना ही डिप करता है। आपको कभी भी एब्सोल्यूट स्कोर नहीं मारना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में, अगर किसी कॉलेज में पासिंग मार्क्स हैं 50%, तो यूपीएससी में एब्सोल्यूट नहीं है, तो वो भी वेरी करेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन करना है, कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स पे फोकस करते हुए। साथ ही आपको देखना है कि पेपर में अपना आप टेम्परामेंट लूज़ ना करें। अगर पेपर टफ है तो इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, वो सभी के लिए है। ओके सर, इतने टाइम हम लोग ने मतलब यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए। हर टॉपर से हम लोग ऐसे ही पूछते हैं कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट से यूपीएससी क्या डिमांड करती है, क्या यूपीएससी एक्चुअली चाहती क्या स्टूडेंट्स। दरअसल यूपीएससी की जो डिमांड्स हैं, एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड, कि इतने सालों में जो सीखा है, तो मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू, पर मुझे जो लगता है उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी सिंपल डिमांड्स हैं। फर्स्ट, कि आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया। सेकंड, यूपीएससी कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बीट मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू। थर्ड, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, क्या आपका रिएक्शन टाइम है, किस तरीके से आप नई सिचुएशंस जो हैं, जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, उसमें अपने आप को कैरी करते हो। तीसरा, कि आप में परसिवरेंस क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल कैलिबर क्या है, अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यूपीएससी चेक करना चाहती है किसी कैंडिडेट में। बिल्कुल सर, इतने 2017 के बाद आखिरकार इस बार 2022 के अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आखिरकार क्या रिएक्शन था फैमिली में और आपके दोस्तों के साथ, आपका क्या मतलब रिएक्शन, वो क्या रिएक्शन था। दरअसल ये साल आप मेरे लिए लकी कहें कि अनलकी, ना मैं प्रीलिम्स का अपना रिजल्ट जो था वो खुद देख पाया, कहीं मैं बिज़ी था किसी काम में, तो किसी दोस्त ने मुझे देख के बताया। सिमिलर थिंग मेंस में से हैपन हुई। फिर फाइनली जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आ रहा था उस दिन मैं कहीं और इंटरव्यू देने गया था, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास में ना तो मोबाइल फ़ोन था ना कुछ और था, तो दोस्त मेरे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं बाहर निकला वहाँ से, तो निकलने वाला था, इंटरव्यू का फाइनल फेज चल रहा था, तो पैनल ने कहा कि मिस्टर मीना, देयर इज़ अ बिग थिंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, देयर इज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू। सो आई थॉट कि क्या पता ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो साथ के साथ। तो मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, आप प्लीज़ अब आप जा सकते हैं। तो मैं जैसे बाहर निकला, अपना बैग उठाया और फ़ोन ऑन किया, तो बहुत सारे मैसेजेस थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस दिन रिज़ल्ट आना है, तो मैसेज देख के मैं तो ये तो समझ गया था कि रिज़ल्ट आ गया, पर मुझे ये नहीं था कि ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। तो मैंने पीक करके देखा एक एंगल से, तो फ्लावर्स बने हुए थे, तो मुझे लगा यार किसी ने गंदा मजाक किया मेरे साथ में। फिर मैंने स्क्रॉल किए एक साथ मैसेजेस, तो फिर मैं समझ गया कि हाँ अभी सिलेक्शन हो गया है। और ये इस रिज़ल्ट आए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके थे, तो तब तक मेरा और बधाई देने वालों का सबका उत्साह ठंडा पड़ चुका था। तो मैं उतना एक्साइटेड हो नहीं पाया कि अगर मैं फ्री माइंड में बैठा होता और खुद से रिज़ल्ट देख के एक्साइटेड होता, तो वो चीज़। पर फ्रेंड्स और फैमिली काफ़ी इमोशनल हो गए थे। सर, जो इस बार का प्रीलिम्स था, मतलब सब लोग टॉपर्स, कोचिंग वाले, हर कोई बताता कि इस बार का प्रीलिम्स बहुत टफ था, लेंथी था, जो भी है। लेकिन सर इस बार, इससे पहले सिलेक्शन से अटैम्प्ट दिए, इस बार आखिरकार सिलेक्शन हुआ। फिर भी आखिरकार ऐसा क्या मोटिवेशन इस बार, और आप मेंस लिखने जा रहे हैं सर, इस बार आप भी चाहते हैं कि आखिर प्रॉपर आईएएस बनो, क्या सर क्या चाहते हैं आप। अब
चाहते तो बहुत सारी होती हैं, पर अभी का ये है कि हाँ, मेरा हमेशा से ऐसा कभी रहा नहीं, मैंने खुद को एक एक्सपेक्टेशंस के बर्डन के नीचे कभी नहीं डाला। मेरा यही है कि वो जब मैं एग्ज़ाम दूँ, मेंस का एग्ज़ाम लिखूँ, तो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊँ, और उसके बाद जो मिलता है फिर वो देखते हैं क्या है। ऑल दो बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में कहूँगा प्रीलिम्स को, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ GS, बट इफ़ यू लुक एट दिस CSET साइड, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पर इसमें ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, एज वेल एज इंजीनियरिंग के भी। तो अगेन हम कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, पर थोड़ा लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका है। सर अभी जो न्यू एस्पिरेंट 2024 में 24 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार मतलब धीरे धीरे किस प्रकार स्टार्टिंग कैसे करें यूपीएससी के लिए, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर अच्छे से। सबसे पहले तो आप अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी पूरी नहीं की है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा अपनी ग्रेजुएशन को बहुत फोकस के साथ में अच्छे से करें। साथ ही साथ आप अगर सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स NCERT जो है, जो फंडामेंटल्स हैं, तो उन पे काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के बगैर अगर नींव कमज़ोर रह गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा समय तक टिक सकती है। तो फंडामेंटल्स पे फोकस करें। दूसरा जो है, आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं, अपने गट फीलिंग को फॉलो करें। जब आपका फंडामेंटल्स तैयार हो गए हो, मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस आपका कवर हो चुका हो, ऑप्शनल्स आप चुनें जो मार्क्स फैचिंग भी हो, आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, जिसमें फैकल्टीज़ भी अच्छी हों, कोचिंग गाइडेंस वगैरह भी अच्छी हो, और अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप चलते रहिए, एक फ़ोकस रखिए लाइफ में, एक फ़ोकस रहेगा तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। और बहुत सारे लोगों ने इस विषय में कि किस तरीके से आपको कोचिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कहा हुआ है। तो आप उनमें से किसी एक टॉपर को, जो आपको लगता हो कि एकदम आपके अनुरूप है, जिनकी स्ट्रेटजी और आपको सूट करता है उनका स्टाइल, तो आप उसको उठा के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा परिवर्तन तब भी नहीं आया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और आज भी नहीं आया है। सर कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं, मेंस में हो जाते हैं और आखिरकार इंटरव्यू में हो जाते हैं। और आपने भी वो 5 अटेम्प्ट का दौर देखा कि आखिरकार 5 अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं ले पाए। तो उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहिए, कभी डिमोटिवेट नहीं हो, या फिर किस प्रकार आप अपने मतलब क्या अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए उनके साथ साथ? देखिए, इसमें गोपाल जी, मेरा ये मानना है कि जो छूट गया सो छूट गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप सिर्फ, अगर आपके पास अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो आप ब्राइटर साइड देखो। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको ये देखना है कि अब 1 साल में आपको अपने अंदर एज अ पर्सन क्या इम्प्रूवमेंट लेके आने हैं। तो मैं तो यही सोचता था कि मैंने कहा कि इस बार अगर हो जाता तो शायद मैं उतना बेहतर इंसान नहीं था कि जिम्मेदारी भरे पद को मैं अच्छे से, इसके दायित्व जो हैं, जो ड्यूटीज़ हैं मेरी, उनका निर्वहन कर पाऊँगा। तो शायद प्रकृति की यही इच्छा है कि मैं अपने आप में थोड़े और परिवर्तन लाऊं, ताकि सूटेबल बन सकूं जिस पद के लिए मैं एस्पायर कर रहा हूं। तो आप यही देखें, आप ब्राइटर साइड देखें। बहुत लोग आपको कहेंगे कि अरे इतना समय लगता है, इतना वर्ष लगता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी दिन निकाल लोगे, तो मेरा ये मानना है कि आपको लगे रहना चाहिए। ओके सर, अभी बात करते हैं, जैसे किसी भी बुक लिस्ट की बात कर ले, यूपीएससी में लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है, तो सर आपने जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, लास्ट टाइम हमने सक्षम गोयल के भी लिए। उन्होंने कहा जब मैं 12th में था तब मैंने लक्ष्मीकांत तो कम से कम 12 बार रिवाइज कर लिया था। तो सर ऐसे टॉपर्स और भी टॉपर्स है, जैसे हमने सत्यम गांधी जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कम से कम 12-13 बार रिवाइज किया। सर आप कैसे, मतलब लक्ष्मीकांत जैसी बड़ी बुक लिस्ट को कितने टाइम में मतलब रिवाइज कर लेते थे, कैसे आपका क्या शेड्यूल रहता था? बहरहाल अगर हम देखें लक्ष्मीकांत को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में मालूम भी नहीं था ऐसी कोई बुक होती है, और ऐसी कुछ प्रिपरेशन भी करनी है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इन स्टैंडर्ड बुक्स को लेके, वो सिविल सर्विसेज जर्नी में ही रहा है। तो पहले अटेम्प्ट में तो शायद बमुश्किल में 2 बार या 3 बार मेंस को इंक्लूड कर लूँ तो मैं पढ़ पाया था।
और उसके बाद जब एक सब्जेक्ट पे एक बुक के ऊपर कमांड हो जाती है तो फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट रीडिंग्स। उसके बाद में अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो यू नो व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। तो ऑलरेडी वो मार्क्ड बुक होती है तो उसको स्कैन ही करेंगे, एक तरीके से हम तो स्कैन ही करते हैं कि अगर कुछ छूट गया है तो, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके होते हैं तो बहुत आसान होता है उसको पढ़ना। पर हाँ, नए बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो, मान लो किसी बुक में 10 चैप्टर्स हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो 7 चैप्टर के आसपास गिरने लग जाते हैं, फिर आप बचे हुए 3 को हवा में उड़ा देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप एक बार सामने से पढ़ रहे हैं तो अगली बार उसको 10 to 1 पढ़ लो, तो ताकि वो पीछे वाला पार्ट भी थोड़ा सा मजबूत रहे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फॉर द फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शंकर आईएएस बुक। तो मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं उसके लास्ट चैप्टर्स से आते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, इन जनरल ऐसा होता है। तो और इन जनरल लोगों का जो उनके लास्ट चैप्टर्स हैं बड़े कमज़ोर होते हैं, जो कन्वेंशंस को लेके होते हैं या दूसरी चीज़ों को, ट्रीटीज़ को लेके होते हैं। तो हम और वो ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चे गलत करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो पढ़ा तो होता है पर उस फोकस के साथ नहीं पढ़ा होता हमने, जिस फोकस के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा होता है। तो अगर आपको अपने ब्रेन को किसी ना किसी तरीके से, जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है, तो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बुक्स काफ़ी लेंदी हैं, काफ़ी वास्ट हैं। पढ़ते पढ़ते कई बार होता है कि लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आप फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होते होते आप बोर हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए नए नए तरीके लाने पड़ेंगे कि कुछ नयापन रहे। सर, जैसे कि टॉपर्स ये भी बताया कि इस जर्नी में क्या पढ़े और क्या मतलब छोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब सिलेबस है, इतनी बड़ी बड़ी बुक लिस्ट है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? दरअसल अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स बड़ा मुश्किल है बताना कि सवाल कहाँ से आते हैं। और अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत अच्छा हमें थोरो एक आउटलुक दे देता है। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, मोस्टली क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड थीम्स और रेगुलर थीम्स से आते हैं। क्वेश्चन का स्टाइल बदल जाता है, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं कह देता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही एक्सटेंडेड थीम है, हर एक बच्चा प्रिपेयर करता है। अगर हम बात करें, अगर उसका एंगल बदलना चाहता है एग्जामिनर, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जाना चाहता है, तो ही विल टॉक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो अब वो थोड़ा सा नयापन आ गया उस क्वेश्चन में। तो दरअसल बात है कि हम एक ही थीम है उसको अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर करना मेंस सिखाता है, और फैक्चुअल और उसके कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स जो हैं वो चेक होती हैं हमारे प्रीलिम्स में साथ में। और दूसरी जो नॉलेज है, कॉमन सेंस भी कई बार उसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो वो सब भी चेक होता है। सर, इससे पहले हमने एक दो और इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि जैसे मेंस में कुछ एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो बहुत मतलब गलती है कि फाइनल आपके इंटरव्यू में लिस्ट में आप नाम नहीं आएगा कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन छूटने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस प्रकार करें, आपने कैसे की इतने अटेम्प्ट में आपने? दरअसल क्वेश्चंस छूटने के कई रीजंस होते हैं। एक रीज़न सारे रीजंस में से ये है कि आपका राइटिंग स्लो है। दूसरा रीज़न होता है कि आप लिखते तो बड़ा तेज़ हैं पर आप वर्ड लिमिट को ध्यान नहीं रखते, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस करने के लिए आपका छूट जाता है। तीसरा लैक ऑफ रिविजन, तो उसमें राइटिंग स्टाइल भी तेज़ होता है, आप लिखते भी ज़्यादा नहीं है पर रिविजन नहीं होता, तो आपको वहीं पे रिकॉल करके फिर आंसर करना पड़ रहा होता है। तो मेरी नज़र में ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। तो इसको कवर अप करने के लिए तो जैसा कि सभी लोग कहते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और आपको अपने राइटिंग स्टाइल, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का राइटिंग स्पीड स्लो है, अब वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकता, वो 5% 10% इम्प्रूवमेंट कर सकता है। पर उसके बाद भी अगर छूट रहा है तो एक चीज़ वो कर सकता है कि अपने वर्ड्स की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर लिखे। फॉर एग्जांपल अगर 250 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप उसको 200 वर्ड्स में लिख रहे हो तो आप ऑलरेडी थोड़ा टाइम बचा रहे हो, साथ के साथ आपने प्रैक्टिस भी की है तो आप फास्ट भी लिख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, अच्छा रिवीजन है। और उसके अलावा आप कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इस प्रकार से कुछ और इनोवेटिव टेक्निक्स लाके अपना जो स्पीड है उसको ओवरकम कर सकते हो। ओके सर, जैसे पहले अटेम्प्ट दिया आपने, तब आपने क्या क्या गलतियाँ की, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, ऐसी गलतियों में इम्प्रूवमेंट लाए,
तो सर यूपीएससी की ज़िंदगी को आपने बहुत करीबी से देखा से अटेम्प्ट के बाद, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को किन किन गलतियों से बचना चाहिए? दरअसल मैंने बहुत सारी गलतियां की है, तो स्टूडेंट को बहुत सारी गलतियां करने से बचना चाहिए। तो पहली गलती ये कि आप एग्ज़ाम तभी दें जब आप रेडी हो चुका है आपका मेंस, आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं और आप मेंस में उतर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी ऑप्शनल अपना प्रिपेयर नहीं किया है, तो डो नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एक चक्रव्यूह में फंस गया था, एक विशियस साइकिल में, जिसकी वजह से ना मैं कभी इम्प्रूव कर पाया ना कुछ और। तो मेरी जो डिपेंडेंसी थी वो इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी हैवी डिपेंडेंसी मैं लेके जाता था, और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में भी स्कोर नहीं होता था, इंटरव्यू में स्कोर कर पाता था, पर मेरी जो डिपेंडेंसी थी, जो मेरी डिमांड और सप्लाई में मैच चल रहा था, तो थैंकफुली इस बार वो फिलअप हो गया। तो स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि अपनी जब उसकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए उसी के बाद में साइकिल में मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट अपना देना चाहिए। लीस्ट प्रिपेयर्ड, हाफ प्रिपेयर्ड, इस तरीके से आप अपने अटैम्प्ट भी वेस्ट करते हैं, आप अपना मोरल भी कम करते हैं, जैसा मेरा मानना है। और तीसरा, अगर खुदा न खास्ता अगर आप विशियस साइकिल में फंस गए तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है। सर इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको क्या मोटिवेट करता था, कि मतलब इतने अटेम्प्ट के बाद एक ऐसी क्या चीज़ थी जो आपकी हर रात को और हर सुबह आपको मोटिवेट करती, उठाती और वापस किताबों में आपको मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट करती? एक ही चीज़ थी, अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा, बस। ओके सर, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अभी जैसे और भी तमाम एस्पिरेंट्स मतलब 12th के बाद अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको आप अपने व्यक्तिगत राय क्या देना चाहोगे? दरअसल मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद इमीडिएट बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस रहे कि अच्छे कॉलेज में जाएं और अच्छी ग्रेड्स के साथ में आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। और सेकंड, अपना जो कॉलेज लाइफ है, जो अपना यूथ है, उसे भी इंजॉय करें। देन फाइनल ईयर में आप थॉट देना शुरू कर दें, सीरियस थॉट सिविल सर्विसेज को लेके। पर मेरा तो यही मानना है, यू शुड रियली फोकस ऑन योर कॉलेज लाइफ, बिकॉज जो आपकी सोशल ग्रूमिंग है, सोशल एक्सपोजर है, वो बड़ा ज़रूरी है। न सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, बरसपन उससे भी ज़्यादा अगर आप सर्विसेज में आते हो तो ये बहुत ज़्यादा सोशल ग्रूमिंग, आपका जो सोशल एक्सपोजर है, वही आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डील विद द पीपल, आपको लोगों के साथ काम करना है। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे या अपने ट्रू पोटेंशियल पे डिलीवर कर पाएंगे चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहें और इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो, इस बार मेंस में आपका अच्छा स्कोर और इंटरव्यू में और फाइनल लिस्ट में आप टॉप रैंक के साथ प्रॉपर आईएएस बने। और अगर सर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत होने दें। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ये उनमें से एक एग्ज़ाम है, तो बेहतर है कि आप उसको खुद पे ज़्यादा हावी ना होने दें, इसको एक जस्ट करियर ऑप्शन की तरह लें। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, पर पेरेंट्स से भी ये मेरी अपील है कि बच्चों पे अनावश्यक प्रेशर ना बनाएं। अगर किसी बच्चे का एप्टीट्यूड है और वाकई में अगर वो करना चाहता है तो उसे करने दें। अदरवाइज़ उससे भी बेटर, इससे भी बेटर कई हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में, इंडिया जैसे इमर्जिंग देश में मौजूद हैं। बी इट पब्लिक सर्विस, बी इट अर्निंग वेल, सभी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इससे भी बेटर जॉब्स हैं। और दूसरा, अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट है या अटैम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं तो प्लीज़ आप डिमोरलाइज मत होइए। आपने जो लर्न किया है इस प्रोसेस के अंदर, तो हो सकता है कि कुछ एक लोग आपसे पास हो गए, अभी आपको लगता है मौजूदा परिस्थितियों में कि आपसे आगे निकल गए हैं वो जीवन में, जबकि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ज़िंदगी में हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।